करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में, देखिए चैप्टर नंबर 2 में जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस ओनरशिप, सोसाइटी कंपनी आती है, ये तो चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। लेकिन कोई भी कंट्री, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस होते हैं विच आर ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये कौन से फॉर्म में होते हैं? एक तो होता है आपका डिपार्टमेंटल एंटिटी, उसके बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देन वी हैव गवर्नमेंट कंपनीज। तो इनके बारे में, इनके मेरिट्स, लिमिटेशंस, फीचर्स उसको हम करेंगे। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज की बात करें तो इसको मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी बिजनेसेस या बिजनेस ऑपरेशन एक देश में नहीं अनेक देशों में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर की बात करें तो बहुत बार ऐसे होता है कि बिजनेसेस को एक्सपांड करने के लिए या और लार्ज स्केल में करने के लिए या ज्यादा कस्टमर्स पाने के लिए दो बिजनेसेस साथ आके हाथ मिलाकर साथ में बिजनेसेस करते हैं, तो इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। राइट, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए दो बिजनेसेस एक साथ आए, दोनों अगर प्राइवेट कंपनीज है तो चलिए ये जॉइंट वेंचर होगा। बट यहाँ पे अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, दो लोग साथ आ रहे, हाथ मिला रहे, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पीपीपी। क्या कहते हैं? पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आंटी अंधेरी श्लो गोरेगा रुको सुना। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, इनके बारे में समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो भाई साहब देरी किस बात की, करते हैं इस लेक्चर की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। देखिए बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में अगर ये चीज मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, अगर हम यहाँ पे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? एनी बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हम जैसे लोगों के हाथ में है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब क्या? हम जैसे लोगों के हाथ में है, बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। बट वही अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ, मतलब पब्लिक सेक्टर की बात करूँ, तो इन पब्लिक सेक्टर इट इज ओन, managed and controlled by whom? तो by गवर्नमेंट। कौन इसको ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है? तो हमारे देश की गवर्नमेंट करती है। अब जब मैं गवर्नमेंट कहती हूँ तो इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों साथ मिलकर भी कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है अगर मैं गवर्नमेंट कहूँ तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल बिजनेस पे है, उनके मुताबिक बिजनेस चल रहा है, उनके मुताबिक बिजनेस को किया जा रहा है, तो वो आएगा पब्लिक सेक्टर में। तो बेसिकली मैं अगर कहूँ कि प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, कैसे पता चलता है? तो उसके ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे। ये ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, तो पब्लिक सेक्टर में चला जाएगा। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपके मेरे जैसे लोगों के हाथ में है या बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी, ये गवर्नमेंट सेक्टर की आईएएस की बात करूँ, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी को जनरली हम क्या कहते हैं? तो वी से इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं? कोई भी ऐसी इकोनॉमी वेयर वी हैव प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, मतलब यहाँ पे बिजनेसेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसी इकोनॉमीज को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमीज को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। देखिए सबसे पहला कारण मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है? अब मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है वो कहता है हमको तो चाहिए प्रॉफिट। अब हर बिजनेस का प्राइमरी एम एंड ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता है,
तो गवर्नमेंट कहता है कि हर बिजनेस अगर अपने अपने प्रॉफिट का सोचेगा, अपने पैसे का सोचेगा, अपनी कमाई का सोचेगा, तो लोगों का बेनिफिट, उनको सर्विस, उनको जो जरूरत की चीजें हैं, चलो मैं नहीं कहती हूँ कि लोगों को गाड़ी, बाइक, ये चीजें मिलनी चाहिए, बट एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे ट्रैवल, कम्युनिकेशन, बेसिक नेसेसिटीज तो सबको मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्राइवेट सेक्टर को देने से रहा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना बिजनेसेस करके बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि अरे गवर्नमेंट का काम है, देश संभालो ना, कहाँ तो बिजनेस करने आ रहा है, गलत है। गवर्नमेंट जब भी बिजनेस करता है इन एनी फॉर्म, चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट कंपनी हो या स्टैट्यूटरी, कोई भी फॉर्म में अगर गवर्नमेंट बिजनेस करता है, याद रखना उनका प्राइमरी एम होता है बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर। और इसीलिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होना जरूरी है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। तो ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट करता है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, ऐसे बिजनेसेस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इंडिया में दोनों है, इसलिए हम इंडिया को क्या कहते हैं, एक मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा दो सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है। याद रखिएगा, जब मैं गवर्नमेंट कहती हूँ इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों साथ में मिलकर भी अगर ये कर रही है तो भी पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के सारे पार्ट जो है हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, देन मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को लगता है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर सेम है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है which is owned, managed and controlled by its owners, that is shareholders, जो कि इंडिविजुअल से होते हैं, गवर्नमेंट नहीं होता। इसको पब्लिक लिमिटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी जब भी अपने शेयर्स को ऑफर करती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। कि भाई हमारी कंपनी इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू कर रही है, अगर आप चाहो तो हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हो, हमारे शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। जबकि प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, वो खुद चूज करती है किसको उसको शेयर्स देते हैं, किसको नहीं देते। सारी पब्लिक कम्युनिकेशन जाहिर आमंत्रण भी होता है कि आइए हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए। पर ये दोनों पार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में आता है जिसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, और इसीलिए ये सारे पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर है। अगर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात करें which is owned, managed, controlled by whom? So by the government. तो पब्लिक सेक्टर 3 तरीके से बिजनेस करती है। एक उनका आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन वी हैव स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन किसको मैनेज करता है, कहाँ से फंड्स आता है, इसी को कवर करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली लास्ट चैप्टर में कवर हो गया, तो इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे, पब्लिक सेक्टर को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि द फर्स्ट टाइप या फर्स्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। बट बिफोर हम ये पब्लिक सेक्टर में जाए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्यों पब्लिक सेक्टर की इंडिया में जरूरत है, क्यों गवर्नमेंट को बिजनेसेस में आने की जरूरत है। तो देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, बट थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूँ कि पब्लिक इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट की फॉर्म की थी, उनका मेन एम था कि वो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज ट्रेड, बिजनेसेस, इसमें वो हिस्सा ले सके। अरे क्यों हिस्सा ले सके, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है कि कंट्री की डेवलपमेंट को देखे। अरे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज है तो जो बड़े बड़े सेक्टर है, जैसे मान लीजिए एयरलाइन सेक्टर है या फिर कोल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है या स्टील सेक्टर है, बहुत बड़े सेक्टर्स है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अब
केस में जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा पैसे डाल के मोनोपोली करेगा और ज्यादा प्राइसेस पे चीजों को बेचेगा। तो गवर्नमेंट का काम होता है ये चीजों को ना होने एक मोनोपोली क्रिएट हो। कोई ऐसा सेक्टर जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है या बहुत कम है उसमें गवर्नमेंट को खुद आना पड़ता है। अब मान के चलिए कोई सेक्टर है जिसमें फंड्स बहुत ज्यादा है बट इनकम लिमिटेड है तो गवर्नमेंट के सेक्टर में आना ही पड़ेगा। अगर वो चीज है जो नेसेसिटी है लोगों को उसकी जरूरत है प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा तो गवर्नमेंट को तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर बिजनेसेस में ट्रेड में फाइनेंस इनमें एंटर करना है स्पेशली इन केस ऑफ नेसेसिटी जो लोगों के वेलफेयर के लिए देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है यस गवर्नमेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है वो ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय हूम होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है ठीक है। पर यहाँ पे ये पैसा किसका सबसे बड़ा सवाल ये है। अब देखिए आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है या तो आपने बैंक से बोरोइंग किया या तो आपने शेयर इशू करके फंड इकट्ठा किया चलो ठीक है जिसकी मर्जी थी उसने पैसा लगाया उसने शेयर खरीदा ओके सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो स्टैट्यूटरी हो या गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा किसका। तो जनरली ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जैसे स्पेशली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। लेकिन गवर्नमेंट ट्रेजरी में किसका पैसा है मेरे दोस्त पब्लिक का। तो इन अ वे अगर गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा यूज करके बिजनेस कर रही है तो पब्लिक को अकाउंटेबल और आंसरेबल है कि भाई आपका पैसा कहाँ यूज किया कितना यूज किया क्यों यूज किया क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ अरे आंसरेबल तो है ना। लेकिन कैसे अभी हम जो इतने 135-140 करोड़ की जनता है सबको एक एक करके गवर्नमेंट जवाब दे सकती है क्या नहीं। और इसीलिए इन बिजनेसेस को हमने अकाउंटेबल बना के रखा है टू द पार्लियामेंट। तो बेसिकली पार्लियामेंट इन बिजनेसेस को टॉप मोस्ट अथॉरिटी के तौर पे कंट्रोल करती है। इनके जो अकाउंटिंग है चेक करना कि भाई पैसे का कुछ घपला नहीं हुआ चीज़ों को सही तरीके से यूज किया है करेक्ट फिनेंशियल एंट्रीज की है इन चीज़ों को यहाँ पे देखना ये कौन करता है पार्लियामेंट। तो बेसिकली पार्लियामेंट का काम होता है कि इंश्योर कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है बिना कोई रुकावट दिक्कत स्मूथली फंक्शन भी करे और कोई गलत चीज़ों में एंगेज ना करे बिकॉज यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है और साथ ही साथ पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी है ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। लाइक आई सेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस या तो पब्लिक सेक्टर जो कि है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। जैसे हमने देखा दूसरे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है वैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। तो ये ऐसा फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो सबसे पुराना है ठीक है मोस्ट ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल। पहले से जो जमाने से चलते आ रहा है द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कौन सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है ठीक है। दैट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें याद रखिएगा ये हमेशा अंडर अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज किसके अंडर आता है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। उस मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे होगा। इसको याद रखना जो भी डिसीजंस लेने हैं जो भी प्लान्स बनाने हैं जो भी पॉलिसी पास करनी है वो मिनिस्ट्री के हाथ में उसका कंट्रोल होगा। जो भी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती है ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो गवर्नमेंट है these functions in the departments and activities performed by them याद रखना are an integral part of the function of the government। क्यों अरे भाई तुमने मिनिस्ट्री सेटअप की। अब मिनिस्ट्री कौन सेटअप करता है गवर्नमेंट ही सेटअप करता है ना। तो इन अ वे मिनिस्ट्री के हाथ में तुमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दे दी तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है। तो
गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कि इनके दो फंक्शन करना, बेसिकली इनके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना, इनके थ्रू जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा। ठीक है, तो जनरली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो सेटअप की जाती है ऐसे ही क्रूशियल एरियाज में की जाती है, इम्पोर्टेंट एरियाज में की जाती है, जो कंट्री डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, ऐसे एरिया जो कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, काम करने वाला मतलब उसका एम्प्लॉय है। ठीक है, जैसे रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय है उसको बेसिकली क्या माना जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी कायदे कानून, पॉलिसी, स्कीम्स, बेनिफिट, सैलरीज, इंटरव्यू प्रोसीजर है वही इन एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होती है। याद रखिएगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है, और इनके जो भी एम्प्लॉयज हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए प्लान्स, पॉलिसीज, बेनिफिट्स, प्रोसीजर्स, कायदे लागू होते हैं। सिंपल सी चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे ये जो अंडरटेकिंग्स है ये या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, ऑप्शन है कि इट कैन बी अंडर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बेसिकली पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किसके अंदर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगी। अब इसका एग्जाम्पल रेलवेज है। ठीक है, देन वी हैव पोस्ट एंड टेलीग्राफ, उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो है, उसके अलावा दूरदर्शन है। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो आप देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अभी तक जो आपको याद रखना है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे किसका कंट्रोल होता है, ऐसी मिनिस्ट्री जिसको वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दिया गया है। तो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दूसरी चीज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाला हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, और इसीलिए उसके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सारे कायदे कानून जैसे रूल्स लागू होते हैं। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आप रेलवेज लिख सकते हो, उसके अलावा आप पोस्ट एंड टेलीग्राफ लिख सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो लिख सकते हो, दूरदर्शन लिख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को थोड़ा सा और इन डिटेल समझेंगे। बाय देयर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखिएगा फीचर्स कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, नेचर कहो, वन एंड द सेम है। अब सबसे पहला फीचर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्री लेवल पे चलाया जाता है, पूरे कंट्री लेवल पे उसकी बेनिफिशियरीज होते हैं, पूरे कंट्री लेवल पे इसका बिजनेस किया जाता है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली जो फंडिंग भी लगेगी, जो फाइनेंस भी लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इनका पैसा कहाँ से आता है, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, यहाँ से इनका फंडिंग आता है। बट एक चीज याद रखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के द्वारा अगर आप कोई भी प्रॉफिट उठाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लास्ट ईयर रेलवेज ने 1360 करोड़ का प्रॉफिट किया, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये 1360 करोड़ प्रॉफिट किसका, वो मिनिस्ट्री का हो गया, या जो मिनिस्टर है उसका हो गया, या एम्प्लॉइज में बांटोगे नहीं। कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने के लिए पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, और अगर आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, अगर लॉस में गया तो सवाल नहीं, बट अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया
बेसिकली आपको एक पैसा दिया जाएगा, उस पैसे को यूज करके साल भर इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाना है। ईयर एंड में अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किए, इनकम अर्न की है, वो भी पैसा बैक टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी जाएगा। जो इनमें काम करते हैं, जो इनको रूल करते हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, उनको क्या मिलता है? तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मुताबिक उनको सैलरी, जो भी वर्क्स है, बेनिफिट्स है, कायदे के मुताबिक मिलेगा। बट इनकम किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है ना कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज दे आर सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बेटा पैसा आ रहा है गवर्नमेंट ट्रेजरी से, राइट? ये पैसे को आपने कहाँ यूज किया, कितना यूज किया, कब यूज किया, ये सारी चीजों का यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज का यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए या क्या किया है, कैसे किया है, सारी चीजें सही से की है कि नहीं, उसके लिए जैसे उसका ऑडिटिंग एंड यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, सेम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपको एक पैसा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स अलॉट किए जाते हैं, इतना पैसा दे दिया, चलो आपको जो करना है करना है। एक एक एंट्री, एक एक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन आपको मेंटेन करना है, और मेंटेन ही नहीं करना है, ईयर एंड में उसका ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग होता है। तो चेक कि क्या आपने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है, क्या आपने पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को मेंटेन किया है या फिर नहीं। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं, उनको यहाँ पे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो इन एम्प्लॉयज की जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज में काम करना है, तो आपको एक एंट्रेंस देनी है, एग्जाम देनी है, फिर उसका कट ऑफ लगता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसका पे स्केल डिसाइड होता है। तो यहाँ की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी प्रोसेसेस है, ये सारी प्रोसेसेस सेम होती है जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के होते हैं, राइट? और इन एम्प्लॉयज के ऊपर अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना है, बहुत ज़्यादा इसमें फंड्स इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए इनको एक IAS ऑफिसर, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर दिया जाता है। अगेन जिनको सिविल सर्विस माना जाता है, who are transferable from one ministry to another। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में तो ऐसा होता है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, राइट? तो कोई IAS ऑफिसर है, उसको यहाँ पे मान के चले एक बार दे दिया, तो कभी दूसरे मिनिस्ट्री में डाल दिया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में डाल दिया, कभी कोई और मिनिस्ट्री में डाल दिया, येस इनकी ट्रांसफर्स हो सकते हैं। बट हर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हेड कौन करता है? IAS ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे धोखा मत खा जाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे प्राइमरी या सबसे टॉप मोस्ट कंट्रोल आता है जो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लेते हैं, उनके हाथ में अथॉरिटी, उनके हाथ में पावर होता है। मिनिस्ट्री के एक IAS ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लीड करे, बेसिकली उसकी पॉलिसीज डिजाइन करना, उनके बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना, बिजनेस ऑपरेशंस करना, ये IAS ऑफिसर्स करता है। अकेले इतने बड़े डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को नहीं संभाल सकता, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है। और ये जो भी एम्प्लॉयज है जो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं, इनको क्या माना जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि IAS ऑफिसर लीड करता है मतलब ये सारे डिसीजन देता है, गलत। डिसीजन लेने का पावर अथॉरिटी सिर्फ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के हाथ में होती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब आते हैं टू द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते ही हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस के क्या डिफरेंट मेरिट्स हैं? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसके ऊपर पार्लियामेंट का एक तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल होता
model and accountability। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपने तरीके से फंक्शन कर रही है, उनको जो करना है, जब करना है, जैसे करना है वैसे कर रही है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को भले हमने मिनिस्ट्री को सौंप दिया है, बट फिर भी इनका ऑडिटिंग एंड कंट्रोल होता है, फिर भी दे आर एंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो एक तरीके से इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है कि भाई यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कोई भी गलत चीज, कोई भी गलत काम यहाँ पे ना हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लाइक आई सेड हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। क्यों हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है? क्योंकि भाई साहब पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो, तो इसमें आपने कुछ गफला किया या इसमें आपने अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत की है, इसमें आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन किए, कैसे चले? इसीलिए इनका जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री भी अगर आप ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिपोर्ट देखना चाहो, इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहो, तो ये अवेलेबल होता है। फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा पब्लिक का है, तो हाईली अकाउंटेबल टू द पब्लिक है, हाईली एंसरेबल है। कुछ भी गलत किया, कहीं पे भी 100 करोड़ के बदले 180 करोड़ घुस गया तो नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है द रेवेन्यू और बाय द एंटरप्राइज लाइक आई सेड दैट गोस टू द ट्रेजरी। कौन सी ट्रेजरी में बिजनेस करने के लिए पैसा भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, और अगर आपने कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट इनकम हो गया तो वो भी बैक टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी जाता है, किसी को देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, चल ले बांट देते अपने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि कहता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करूँ तो वेरी हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, कोई बाहर के लोग आना, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री के ऊपर पार्लियामेंट है। तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आता है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जहाँ पे आप बिल्कुल भी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चीजें देके रिस्क और सिक्योरिटी नहीं ले सकते, ऐसे केस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे भी देश को सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास वो चीज को माना जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है, डैश इज द मोस्ट suitable form of public enterprise when national security is concerned। तो आप क्या कहोगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को इन्वॉल्व करता है IAS ऑफिसर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एम्प्लॉइज को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहते हैं, एंड सो ऑन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लागू होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और ये यहाँ पे मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं कौन लेगा? तो आपकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री जो है वो सारे डिसीजंस लेगी। तो आपको लगता है कि ये सही है, तो आपके हाथ में कोई अथॉरिटी पावर है कि आपको लग रहा है सही है तो चलो अपने हिसाब से करो। यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर पूरा कंट्रोल होता है, प्लान बनाना है, पॉलिसी बनाना है, तो मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना आप उसको नहीं कर सकते। और इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि डिफरेंट डिसीजन मेकिंग हो जाता है, काफ़ी बार हमें लगता है कि ये से बिजनेस और आगे नहीं होगा, बट फिर भी हम इसको नहीं ले पाते। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशन क्या है? तो जो एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने कहा उनको कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं अलाउ, भले वो IAS ऑफिसर हो, भले वो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, भले वो यहाँ पे इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लीड कर रहा हो या कर रही हो, बट फिर भी अल्टीमेट डिसीजन मिनिस्ट्री का ही होगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, ये एक बड़ा लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे बाकी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज हम पढ़ते ना कि भाई अपॉर्चुनिटीज है, मौका है,
तो मौके पे मारो, ठीक है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मौका आएगा, मौके का फायदा उठाने का यहाँ पे जैसे होता है सारे डिसीजन मिनिस्ट्री के हाथ में है। तो मौका आया, आप बताओगे, वो सुनेंगे, वो सोचेंगे, वो और सोचेंगे, और सोचेंगे, जब मौका तो ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके जो मिनिस्टर्स है, जबकि ब्यूरोक्रेट्स है या जो भी इस डिपार्टमेंट में अंडरटेकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मालूम है कि भाई ये पैसा अपना नहीं, 19.5 भी हो गया ना तो बवाल मच जाएगा, बिकॉज दे आर हाईली अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड आंसरेबल इन द पार्लियामेंट। तो वो यहाँ एकदम सेफ बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए बिजनेस का कायदा है कि रिस्क जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा, पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यहाँ पे रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर रिस्क लिया प्रॉफिट हो सकता है बट लॉस भी हो सकता है, फिर कितना को जवाब देते बैठोगे, यू आर हाईली अकाउंटेबल। तो ऐसे केस में कोई भी ऐसे रिस्की वेंचर्स या डिसीजन भले हो सकता है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो, वो करने नहीं देते, वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेने तो बिल्कुल तैयार नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है कि भाई रिस्क थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट फिगर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे एक्टिविटीज। पॉइंट पढ़ाया जाता है, सबसे पहला सवाल आता मैम रेड टेपिज्म बोले तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखिए रेड टेपिज्म का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस और पेपर छोटे से काम के लिए 10 मिनट के काम के लिए 10 दिन लग जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटे काम के लिए इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स, पेपर वर्क बनाए गए हैं, कैसे लगता है 10 मिनट के काम के लिए 10 दिन का पेपर वर्क छोड़ जाता है, ये गलत है, ठीक है। हम जितनी इनफ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं बिजनेस में, जितना ये लंबा चौड़ा पेपर वर्क वाला प्रोसेस बनाते हैं, उतने लोग डिस्करेज हो जाते हैं वो काम करने के लिए, कि भाई इतने छोटे से काम के लिए इतना समय और मेहनत चाहिए, तो अच्छा करके जो इस डिपार्टमेंट में अंडरटेकिंग है, जैसे मैंने कहा ओवर कॉशियस होता है, बहुत ज़्यादा संभाल के चीज़ों को करते हैं, तो ज़्यादा संभालने के चक्कर में क्या रेड टेपिज्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा ये लगता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक्चुअल कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बहुत बार हमें लगता है कि ये डिसीजन जो है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए सही नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है या फिर बेनिफिशियल नहीं है, बट फिर भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, क्योंकि मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल कर रहा है, अब मिनिस्ट्री को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण काफ़ी बार ऐसे इरेलेवेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि एट द एंड मिनिस्ट्री के हाथ में पावर है, वो किसी और के हाथ में है, तो प्रेशर आएगा तो जो बोला वो करना पड़ेगा, पता होने के बावजूद भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये जनरली इनसेंसिटिव होते हैं किसके लिए, तो कंज्यूमर नीड्स के लिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस होता है प्राइवेट सेक्टर, सब समझा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें एक चीज़ पता है कि अगर हम यहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लाएंगे तो मार्केट में टिक पाएंगे, वरना नहीं। मेरे कस्टमर्स अगर मेरे बिजनेस, मेरे प्रोडक्ट से खुश है तो उसको परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, वरना मार्केट से उड़ जाएंगे। कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में ऐसा कुछ है नहीं, जो पैसा आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, तो वो वही काम करते हैं जो उनको सही लगता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनका क्या सेटिस्फैक्शन लेवल है, कुछ नहीं, उनको लगता है कि करना चाहिए, ये सही है, हमारे मुताबिक करना। तो ऐसे केसेस में बहुत बार कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात। आई रियली होप कि ये जो